लेकिन अखिलेश जी, बीजेपी तो ये कहती है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाते रहे, और अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बनाती रही है। आज ही ये ब्रिजेश पाठक आज फिर से रिपीट करके गए। कौन बोल के गया? ब्रिजेश पाठक। आपने अखबार उठा करके देख लीजिए, अखबारों ने ब्रिजेश पाठक को माफिया लिखा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स को समझते होंगे वो बंदूक लेके किसकी चलते थे, किसकी चौकीदारी करते थे, ये बात मुझे नहीं बतानी है। इसीलिए तो संविधान मंथन होने जा रहा है। ये सामान्य चुनाव नहीं है, कोई कहने को तैयार नहीं है। अगर वो माफिया दूसरे को कह रहे हैं, कोई ये कहने को तैयार ही नहीं कि माफिया सबसे ज्यादा बीजेपी में है। आप बताइए, बनारस का सबसे बड़ा माफिया कौन है? चंदौली का सबसे बड़ा माफिया कौन है? बिजनौर का सबसे बड़ा माफिया कौन है? आपके मिर्जापुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है? जौनपुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है? अरे इसकी सूची तो दें। और आज जितने भी माफिया हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। और भूल जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, और अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए। अच्छा, और वो कैबिनेट में है। अगर ये बात गलत हो तो बता दें हमें। अच्छा अखिलेश जी, ये बात बताइए, फिर से हम अलायंस पर वापस आते हैं। आपने कहा हम बड़े बड़े मन से और बड़े दिल से हम अलायंस कर रहे हैं, तो क्या बड़े दिल से बड़े मन से आप बुआ से भी अलायंस करेंगे क्या? मैं उनसे कर चुका हूं। कर चुका हूं? थोड़ा 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 क्लियर कीजिए, कर चुका हूं क्या? उनसे उनके साथ अलायंस हो रहा है? हो चुका है मेरा उनके साथ, तो हो चुका है, फिर से हो सकता है। राजनीति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। जब वो उनका नंबर आएगा अलायंस करने का तब सोचा जाएगा। जहां से शुरू किया था अलायंस करना, वहां फिर हम आ गए, तो फिर से कर सकते हैं, मतलब रास्ता खुला है। नहीं, अब इस चुनाव में तो समय बचा नहीं, क्योंकि 15 तारीख से पहले सुनने में आ रहा है तारीख आ जाएंगी, तो अब क्या बचा इस समय? क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी जिससे हमें मुकाबला है, उसकी जो तैयारी है, उसका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। इसलिए मुकाबले के लिए समय चाहिए। और जिस पार्टी ने संगठन बनाया होगा, जिस पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पे लड़ाई लड़ेंगे, वही चुनाव जीतेगा, दूसरा दल नहीं जीत सकता। पर एक बात बताइए कि बुआ ने भी, मायावती जी का भी अभी तक कोई, उनकी भी कैंडिडेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, तो मतलब रास्ता तो हम माने ना कि वो खुला हुआ है अभी भी। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे किसी दल में नाराजगी हो, लेकिन सुनने में आता है कि प्रत्याशी वही होते हैं जिससे बीजेपी को लाभ मिले। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए। इसलिए अभी वो उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सब चुनाव में जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए अलायंस पर ही कि आपका और जयंत चौधरी जी का, आरएलडी का बड़ा अच्छा अलायंस था। वो तो कह रहे थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, तो चवन्नी तो क्या हो गया चवन्नी को? जो बात आप कह रहे हैं वही मैंने माना था, लेकिन अब वो बात दूसरी निकली, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? नहीं, पर फिर भी आप तो सोचे होंगे ना कि भाई चवन्नी का क्या हुआ, टन्नी बन गई क्या? ये दिल्ली वाले लोग जो हैं ये बड़े कमाल के हैं, कब किसको कैसे मोड़ लें पता नहीं लगता है। ये सब दिल्ली वालों ने किया। दिल्ली वालों ने किया? सब सौदे दिल्ली में बैठ करके हुए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका तो कांग्रेस के साथ एक बार 2 लड़के साथ चले थे, फिर वो हट गए, फिर बिल्कुल ही जैसे रिश्ता कहते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नीचे एब पर आ गया था। उसके बाद आप लोग फिर इंडी अलायंस में आए। इंडी अलायंस में भी फिर लगा कि रिश्ता जो है ऊपर नीचे हो रहा है, सीसॉ जैसे होता है ना, वैसा चल रहा था। सडनली फिर कैसे रिश्ता बना है? इसके पीछे कौन है? देश और संविधान महत्वपूर्ण था, और जो परिस्थितियां राजनीतिक थीं, इसमें जरूरी था कि इंडिया अलायंस बचा रहे। और मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादियों ने इंडिया अलायंस को बचाया। मतलब इस अलायंस को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी अपने आप को क्रेडिट दे रही है। जिस समय जिन्होंने बनाना शुरू किया था, जिसके कारण हम लोग सब एक साथ आए थे, नीतीश कुमार जी के कारण ही, और नीतीश कुमार जी ने ही जो रास्ता दिखाया था, उनकी वजह से हम लोग सब साथ आए थे। जब वही दूर हो गए तो उस समय जिम्मेदारी समाजवादियों की बनी, और समाजवादियों ने सबसे पहले कांग्रेस एक्साइज सीट का जो एडजस्टमेंट होना था सबसे पहले अनाउंस किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि कम से कम और प्रदेशों में भी उनका अलायंस उसके बाद हो गया। एक बात बताइए कि अभी आप पटना गए थे, वहां पर महारैली थी, उस रैली में आपने परिवार की बात की और कहा कि, और उसके बाद लालू जी ने उस चीज को आगे बढ़ाया और उन्होंने कह दिया कि मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है। अब देखिए, मोदी जी लोगों ने, बीजेपी ने इतना उल्टा दांव चल दिया, पूरे देश को अपना परिवार बता रहे हैं। सबके ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, मोदी का परिवार लिख रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी नई बात बता रहे हैं?
हम सब देश के लोग एक परिवार है। ये कोई पहली बार हम स्वीकार कर रहे हैं? अरे हम सब एक हैं, सब परिवार एक है। और हम लोगों पे जब सवाल वो करते हैं तो मैंने तो उनसे कहा बीजेपी के लोगों से कि बीजेपी के लोग संकल्प लें कि जिसका परिवार है उसको टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये सब नया तरीका अपनाया हुआ है। अरे मैंने कितनों का देखा कि मैं भी परिवार, हमारे मुख्यमंत्री ने बोलिया कि हम भी उनके परिवार के, हमारा भी परिवार। अरे हम तो पहले से स्वीकार कर रहे हैं कि भारत सबका परिवार है, हमारा भी परिवार है। लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ा परिवार है, वो पीडीए परिवार है। पर एक बात बताइए, जब सीट देने की बात आती है तो आपके भी अपने खुद के परिवार से ही तो सारे लोगों को दिए जाते हैं। शिवपाल जी को मिल गया, आप खुद लड़ेंगे, तो मतलब यही कहा जा रहा है ना कि अखिलेश यादव जी का जो पूरा कुनबा है वही लड़ता है। अभी धर्मेंद्र जी को भी कहीं ना कहीं से मिलेगा ही। ये बीजेपी की ओल्ड ट्रिक्स हैं। क्या बीजेपी के पास परिवार नहीं है? नोएडा के जो विधायक हैं वो किस परिवार से आते हैं? कभी जिक्र नहीं होता इस बात का। और योगी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी परिवारवाद की वजह से वो मुख्यमंत्री हैं। परिवारवाद तो उन्होंने शुरू किया। अगर उनके मामा उन्हें ना लाए होते वहां पर तो क्या वो सांसद बने होते? तो हमसे पहले तो वो सांसद बने, तो परिवारवाद तो उन्होंने पहले चलाया, हम तो बाद में चलाना शुरू किए। अगर ये बात सच ना हो तो बताएं आप। और फिर परिवार का सवाल नहीं है, सवाल है कि जनता किसको स्वीकार कर रही है। हम लोगों ने थोड़ी रोका, बीजेपी वाले अपने परिवार के लोगों को दें टिकट, पूरे उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, पूरे देश में दे रहे हैं और बड़ी संख्या में दे रहे हैं। बस सवाल यह है कि उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। उनका भी तो एक परिवार है, बहुत खतरनाक परिवार है। किसको बोल रहे हैं? एक है परिवार, बताते हैं, बहुत बड़ा परिवार। नाम ले लीजिए ना। नहीं, नाम नहीं लेता, एक परिवार कहा जाता है। आरएसएस को बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप समझे तो ठीक बात है। अच्छा ये बताइए कि आप कहां से चुनाव अच्छा, लड़ हम लोगों से तो बड़ा ही परिवार है ना वो। पर ये बताइए कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? कन्नौज से, आजमगढ़ से, या ये- दोनों ये- जगह से? ये फैसला बाद में होगा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। लेकिन ये तो कहा जा सकता है ना कि आप तो कहा तो आप अभी यूपी संभाल रहे हैं और फिर आप अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दुविधा हो चुनाव तो जाएगी? इसीलिए आते कि लड़ना चाहिए चुनाव। और फिर लोकसभा कब आएगा दोबारा? तो कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आपकी बात हुई है कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े? नहीं, मेरी जो बातचीत हुई वो गठबंधन को लेकर के हुई है। कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेगा इस संबंध में अभी कोई बात नहीं हुई है। नहीं, लेकिन कहा जा सकता है ना भाई, आपको दमदार चेहरे चाहिए तो सारे लीडर्स चाहिए। तो जैसे आपने खुद ही कहा कि यूपी जो जीतेगा वही दिल्ली जीतेगा, तो यूपी जीतने के लिए आपको बड़े बड़े चेहरों की जरूरत है। तो नहीं, बीजेपी के सामने कांग्रेस पे हैं चेहरे, और जहां हम लोग को सहयोग करना होगा हम लोग सहयोग करेंगे उनका। हमारा पूरा संगठन है जो सहयोग करने के लिए तैयार है। तो नहीं, आपने उनको कहा नहीं कि आप लोग आइए यहाँ से चुनाव लड़िए, राहुल गांधी को वायनाड छोड़ करके अमेठी आना चाहिए, रायबरेली की सीट कांग्रेस की सीट रही है तो वहां से प्रियंका को लड़ना चाहिए? नहीं, इस संबंध में कांग्रेस पार्टी अपने आप फैसला ले। जो फैसला लेगी कांग्रेस पार्टी, हम उस हिसाब से अपने संगठन से मदद कराएंगे उनकी, और हमेशा करते आए। रायबरेली अमेठी कोई पहली बार समाजवादी पार्टी सहयोग नहीं करेगी। जब नेताजी थे तो हमेशा उन 2 सीटों को हम लोग छोड़ के चलते थे। हमारा पूरा कैडर, पूरे संगठन के लोग, पूरे नेता हमारी उनकी मदद करते थे। अच्छा, बनारस से किसको आपने एक नाम दिया था, फिर वो नाम को वापस ले लिया, क्या हो गया? कांग्रेस क्योंकि बनारस लड़ना चाहती थी, गठबंधन में उन्होंने सीट मांगी, क्योंकि हमारे पास पूर्व मंत्री एक मजबूत प्रत्याशी थे समीकरण के हिसाब से भी, और वहां के लोकल राजनीति में बहुत आगे हैं वो। क्योंकि कांग्रेस के पास सीट चली गई, इसलिए हमने उस नाम वापस ले लिया। अच्छा ये बताइए अखिलेश जी कि आप खुद में बीजेपी जैसे कह रही है 300 400 पार, कभी कुछ भी बोल रही है, तो आपका खुद का आकलन, आप तो खुद ही इतने परिपक्व नेता है, खुद इतने परिपक्व राजनीतिज्ञ है, तो आपका खुद का आकलन क्या है? बीजेपी को कितना मिलेगा, कितनी सीट्स मिलेंगी? उनका नारा होना चाहिए 400 हार। 400 आर, ये थोड़ा क्लियर कीजिए, 400 आर क्या? 400 हार इसलिए कि उन्हें हर नेता चाहिए अपनी पार्टी में। महाराष्ट्र में देखिए कितने नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आप पे अपने पास नेता ही नहीं है, आप पे अपने लीडर्स ही नहीं है। आप सोचिए किस किस के घर जा रहे हैं आप, किस किस को तोड़ रहे हैं यूपी में। जो समाजवादियों के साथ गठबंधन में थे उनको तोड़ करके आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। अगर कमजोर नहीं होती
तो इतने दलों को क्यों जोड़ने की जरूरत थी अभी? अगर अपनी ताकत से वो लड़ते और डबल इंजन का इतना वो उनको इस तरह का था माहौल कि डबल इंजन से वो जीत सकते हैं, तो क्या जरूरत थी और दलों को तोड़ने की? तो इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत कमजोर दल दिखाई दे रहा है मुझे। ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादा बड़बोलापन है, कमजोर दल दिखाई पड़ रहा है? अगर कमजोर नहीं थे तो आप गठबंधन तोड़ क्यों रहे? दूसरे गठबंधन क्यों तोड़ रहे हैं आप? कर्नाटक में आपने दल को तोड़ा, वो गठबंधन में किसी और पार्टी के साथ था, आज आपके साथ है। यूपी में आप देख लीजिए किसके साथ चुनाव लड़े थे, आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। आप बिहार का हालत देख लीजिए। आप नीतीश कुमार जी जो गठबंधन बनाने वाले थे, तो बीजेपी को पता था इस बात का कि अगर नीतीश कुमार जी दूसरों के साथ रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, तो उन्होंने न जाने क्या क्या स्वीकार किया होगा। लेकिन फिर ये तो आप लोगों की गलती थी ना कि आपने नीतीश कुमार को फिर संयोजक बनाने की सोच रहे थे, फिर आप लोग नहीं उन समझ पाए ना बीजेपी की राजनीति को। नहीं, हमारी राजनीति नहीं दूसरे लोग समझ पाए, हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब देखिए बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री से रिटायर कर देगी, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और वो मुख्यमंत्री से रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरीके से पार्टीज को बीजेपी ने डिवाइड किया, तोड़ा, महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लीजिए, शिवसेना को जिस तरीके से उन्होंने तोड़ा, फिर उस पार्टी को पूरे कब्जे में ले लिया, तो आपको भी डर लगता है क्या कि आपकी समाजवादी पार्टी पर भी इसी तरीके का हमला हो सकता है? समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं, और हम तो आपके माध्यम से कहते हैं जिसको जाना चाहे अब, कि अब तो जनता चुनाव लड़ाएगी, जनता नहीं जाने वाली। ऐसे जितने लोग गए हैं उनको जनता सबक सिखाएगी इस बार। लेकिन बीजेपी का जो बैंडविड्थ है वो बहुत बड़ा है, चाहे वो चर्चा हो, पर्चा हो, खर्चा हो, सब में बहुत बड़ा है। ये नेताजी का ही शब्द होता था कि चुनाव के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है, पर्चा, खर्चा और चर्चा। वो तीनों में वो बहुत आगे हैं। तो इसको आप लोग कैसे, इस ऑनस्लॉट को कैसे झेलेंगे, इसको कैसे, इसका मुकाबला करेंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया किसानों को, एमएसपी की मांग कोई नई नहीं है। किसान मांग करने को उन्हें एमएसपी दी जाए और कानूनी अधिकार मिले उसके लिए। बीजेपी घबरा रही है। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, इसीलिए कि कम से कम किसानों के बीच जा सकें। ये जो बड़ी लंबी कतार दिखाई दे रही बेरोजगारों की, और सोचिए कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेरोजगारी को, कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गरीबों को भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन्हें कहां जाना पड़ रहा है? नौकरी के लिए रशिया जाना पड़ रहा है, वॉर जोन में भेजा जा रहा है उन्हें। आपके तमाम नौजवान लाइन में लग करके इजराइल जा रहे हैं। सोचिए इससे ज्यादा कमजोर और क्या दल हो सकता है कि जो भारत में नौकरी न दे पाए। और हम तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां इन्वेस्टमेंट मीट की गई, कोई एक इन्वेस्टमेंट मीट नहीं हुई। यूपी में लगातार इन्वेस्टमेंट मीट हुई, एक हुई, देश के उद्योगपति आए वहां पे, डिफेंस को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया कि डिफेंस इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या आया? जमीन पर क्या पहुंचा? नहीं, ग्राउंड। लेकिन अगर यूपी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर महिलाओं से बात करें, लोगों से बात करें, तो एक सुरक्षा की भावना उनको दिखती है, एक उनको ये दिखता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है। तो ये चीज तो है ना, इसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है? हम अगर उदाहरण ही ले लें इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई एक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में भारत सरकार से आया हो तो बता दें हमें आप। जिस प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताए हो, जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, लेकिन दिल्ली से एक भी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। जो एक्सप्रेसवे बन भी रहे वो अपने संसाधन से उत्तर प्रदेश बना रहा है। जो बने हैं कहीं ना कहीं समाजवादियों का अलाइनमेंट था, जिसकी वजह से आज वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की भी सरकार अगर बना रही है तो डबल इंजन की सरकार है ना, फिर वो बना पा रही है। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कौन सा एक्सप्रेसवे दिया है। भाई यूपी के अपने संसाधन से बन रहा है मान लीजिए, और वो भी अपने एक उद्योगपति को खुश करने के लिए उसको पैकेज बना दिया, उसको दे दिया आपने। आप ये तो एक भी पावर प्लांट बनाया हो तो बता दें, एक पावर प्लांट। कौन सा नया पावर प्लांट भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को दे दिया? जो पिछली बार दिए थे वही है, एक भी नहीं दिया। कौन सी नई मेट्रो उत्तर प्रदेश में आ गई? नोएडा को दिल्ली जोड़ने वाली, ये समाजवादियों की देन है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली समाजवादियों की देन है। आगरा में जो वर्चुअली उद्घाटन हुआ समाजवादियों की देन है। लखनऊ में जो मेट्रो चल रही है समाजवादियों की देन है। कानपुर में जो मेट्रो चल रही है वो समाजवादियों की देन है। इनसे हम जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बताए कि 10 साल दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 7 साल में किस शहर में मेट्रो लेकर के आए? क्या प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो आ गई? क्या मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो आ गई? मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लाएंगे मेट्रो गोरखपुर में। क्या 7 साल में मेट्रो आ गई वहां? और मैं आपसे आज दावा करके जा रहा हूं, अभी बरसात आएगी, मेट्रो तो नहीं चलेगी वहां, लोगों को नाव में चलना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि वो अभी तक नाला नहीं बना पाए अपने गोरखपुर में।
अच्छा ये बताइए कि अभी थोड़े दिन पहले मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। वो आजकल उत्तर प्रदेश का बहुत दौरा कर रहे हैं और दौरा भी कर रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं कि ये देखिए क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में आइए, ये हम वैसा यादव कौन जिसने डंडा ना उठाया हो, ऐसा यादव कौन जिसने धैर्य से लोगों का सामना न किया। मतलब बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं और सडनली उनको भारतीय जनता पार्टी यादवों का बड़ा नेता करार कर रही है। और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उन्होंने जो बोला वो सही है कि मैं ऐसे गांव से आता हूं जहां पर 500 भी यादव नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। तो चैलेंज लग रहा है आपको क्या? वो जो भाषण दे रहे थे वो इसलिए दे रहे थे कि वहां पर यादव आए ही नहीं थे। लेकिन एक यादव को खड़ा तो कर रहे हैं ना, वो भी मध्य प्रदेश में उन्होंने यादवों को खड़ा कर दिया। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। समाजवादी लोग कभी जात के आधार पर फैसला नहीं लेते। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कभी हम पे आरोप लगाते थे कि हम जातिवादी हैं, देखो भारतीय जनता पार्टी वाले कितने जातिवादी निकले और कह रहे हैं क्या कि हमने पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाया है और यादव मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि यादव वोट ले लें। अरे इसी नोएडा में सबसे पहले एक यादव का एनकाउंटर हुआ था, लगभग उसकी जान चली गई होती। वो आज भी व्हील चेयर पे चल रहा है। तब ये बीजेपी वाले कहां थे? नहीं, लेकिन तो ये जो घुमाए जा रहे हैं उनका नाम ही अच्छा है, मोहन। तो नाम अच्छा है, हमें उम्मीद है वो 5 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं यूपी के चुनाव के बाद किसी और को वहां बैठा दें। क्यों, आपको ऐसा लग रहा है क्या मुझे कि उनको हटा दिया जाएगा? देखिए मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। इससे पहले भी वहां मुख्यमंत्री थे नहीं, वो तो थे। मैं उनसे बहुत व्यक्तिगत मिला था, लेकिन उन्हें हटा दिया गया था। बट शिवराज जी तो बहुत नहीं, 3 टर्म्स रहे। देखिए आप यही तो बाबूलाल गौड़ थोड़े दिन के लिए थे ना। देखिए उन्हें हटाया गया ना, और इन्हें भी हटाया गया जिनका नाम आप ले रहे हैं। कितने मन से वो तैयारी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वो मुझे लाइन उनकी याद नहीं आ रही, वो जो उन्होंने कहा था जब वो हट गए तब कुछ उन्होंने बहुत दुखी मन से कहा था। आखिरकार मुख्यमंत्री तो उन्हें बनना चाहिए था क्योंकि लाडली योजना से जनता ने वोट दिया। नहीं, बट पूरा मध्य प्रदेश सोच रहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए बीजेपी ने उन्हें हटा दिया, तो कल उन्हें हटाया था, आगे आने वाले समय में इन्हें हटाएंगे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आपका ये कहना है कि मोहन यादव का यूपी में कोई असर नहीं होगा, यादवों पर कोई असर नहीं होगा? हम समाजवादी लोग जातिवादी हैं ही नहीं। और बीजेपी के लोग ये सोच रहे हैं कि किसी को एक पद देने से समाज का भला हो जाएगा। ये पीडीए की लड़ाई बड़ी लड़ाई है जो बीजेपी समझ रही है, इसीलिए मुख्यमंत्रियों को यहां भेज रही है कि कम से कम कुछ लोगों को गुमराह किया जा सके। लेकिन जनता जागरूक है, इस बार लड़ाई बड़ी है और बड़े फैसले होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और हमें उम्मीद है कि जनता मदद करेगी। जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ जनता खड़ी दिखाई देगी। चलिए, एक चीज तो मैंने माना कि आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है वो जातिगत नहीं करती है, राजनीति नहीं करती है। तो मोदी जी भी यही कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, गरीब, पिछड़ा और नारी, किसान। तो आप मतलब दोनों, अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी जाति के मामले पर एक ही पेज पर हैं, दोनों सेम सोच रहे हैं। आप भी यही सोच रहे हैं, वो भी वही सोच रहे हैं। हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह दूं बीजेपी के लिए, अगर उन्होंने मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़ी होती तो गरीबी को इस तरीके से नहीं बांटते। क्योंकि हमारे देश में जो गरीबी का आकलन हुआ वो जात के हिसाब से हुआ। जो मंडल कमीशन की प्रस्तावना है उसमें यही कहा गया है कि जाति के आधार पर लोग गरीब हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण है। जो बीजेपी का सोचना है वो अलग तरह से सोचना है, जैसे सबका साथ सबका विकास। सबके साथ में सब गैर बराबरी नहीं खत्म होती। आप जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म करोगे तो सबका साथ कैसे लोगे आप? जो हमारी लड़ाई है वो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए, उन अधिकारों के तहत उन्हें हक सम्मान मिले, वो लड़ाई है। तब सबका साथ होगा। अच्छा अखिलेश जी, एक बात बताइए ऑन अ लाइटर नोट, ये बताइए कि जब डिम्पल जी भी राजनीति में हैं, आपका पूरा परिवेश राजनीति में, तो जब डिनर टेबल पर बैठते हैं तो पॉलिटिक्स की बातें होती हैं? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि आप दोनों लोग पॉलिटिक्स में हैं तो स्वाभाविक है बात तो पॉलिटिक्स की होगी। तो एक बात बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई उम्मीदवार अच्छा लगा हो और डिम्पल जी ने बोला हो कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इसको खत्म की, इसको हटाइए? हम लोगों ने मुद्दे डिफाइन कर लिए हैं मतलब
कि हमें बेरोजगारी पे बात करनी है, आपको महिला सशक्तिकरण पे बात करनी है। ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसी बातें हो, ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ। नहीं पर मैं 42 या कितने अकाउंट्स थे, सब पे एफआई लिखवाई है मैंने, और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए, अगर आप योगी और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लिख दोगे कुछ, कल कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी अभी तुरंत। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने एफआईआर लिखवाने की कोशिश किया, एफआईआर लिखवाया, उसे तवज्जो नहीं दिया गया, उसको सुना नहीं सरकार ने, सिस्टम ने इस बात को सुना नहीं। ये पहली बात नहीं है, मैं इससे आगे की भी बात बताता हूं अभी आपको। मैंने कई जगह एफआई लिखाई, क्योंकि सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो बीजेपी के लोग चला रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना गलत भाषा का इस्तेमाल, इतनी गलत पिक्चर्स का लगाना, हम लोगों ने कई बार शिकायत की है, क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इसलिए उन पर किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। और देखिए बीजेपी की सरकार कमाल की कैसी है। यहां पर नोएडा में हमारे कार्यकर्ताओं ने, और उस समय क्योंकि कोरोना की पाबंदियां थी, तो एक कार्यक्रम किया था जिसमें सामान्य तरह से स्वागत हो गया। हम लोगों को पता ही नहीं लगा कौन जांच कर रहा है, कौन आईओ है। जब चार्जशीट थमा दी गई तो हमारे खिलाफ और जयंत चौधरी जी के खिलाफ उसमें चार्जशीट हो गई। और कमाल की बात इसमें यह है कि हमारे खिलाफ चार्जशीट जिसने की वो यादव अधिकारी ढूंढ करके लगाया, और जयंत चौधरी जी के खिलाफ जिसने चार्जशीट लगाई उसमें जाट अधिकारी ढूंढ के लगाया। सोचिए, ये है बीजेपी। मतलब बहुत स्मार्ट है ना। स्मार्ट नहीं है, इसमें क्या स्मार्ट है जो पकड़ी गई आपकी बात। जब उन अधिकारियों से पूछा कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एफआईआर लिखा रहे हो और चार्जशीट कर रहे हो, बोले हम पे बहुत दबाव था ऊपर से। तो भाई अगर दर्ज करानी थी या चार्जशीट कराना ही था तो यादव अधिकारी क्यों ढूंढा आपने? किसी भी अधिकारी से चार्जशीट करा देते आप। तो ये है उनके तरीका काम करने का। अच्छा, ये तो जो बताइए, तरीका है वो पकड़ा गया है, इसीलिए तो 10 साल बाद ये जाने वाले लोग हैं। इनका सब झूठ पकड़ा गया है। अच्छा ये बताइए कि आरएलडी से जो लोग अब बीजेपी में जाने से नाखुश होंगे, आरएलडी के लोग को, उनको आप खुले मन से, खुले दिल से अपनाएंगे? अभी किसी को नहीं अपनाएंगे, अब केवल चुनाव में जाएंगे हम लोग, और अगली बार देखेंगे क्या होना है। चलिए ठीक है, अखिलेश जी हमसे बात